हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा ये वीडियो है इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे हम जो हमारे लैपटॉप के स्कीमेटिक डायग्राम्स होते हैं उनको हम रीड करते हैं, उनकी लैंग्वेज क्या होती है। तो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो अगर हम किसी लैपटॉप के स्कीमेटिक को रीड करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले पता लगाना होगा कि वो स्कीमेटिक जो है उसका मैन्युफैक्चरर या वेंडर कौन है। तो यहाँ पे हमने कुछ नोट्स तैयार किया है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से हम लैपटॉप के स्कीमेटिक्स को रीड करेंगे। तो हाउ टू रीड लैपटॉप स्कीमेटिक डायग्राम्स, यहाँ पे हम फर्स्ट जनरेशन से लेके 11th जनरेशन तक के जितने भी हमारे मदरबोर्ड होते हैं उन सबको हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लैपटॉप जो होता है वो बेसिकली हमने देखा है कि डेल का होता है, HP का होता है या फिर किसी अदर कंपनी का होता है। तो ये मोस्टली जितनी भी ये कंपनी है ये मैन्युफैक्चर तो नहीं है, तो इन्हें कहीं ना कहीं से जो होता है लैपटॉप का मदरबोर्ड वो परचेस करना पड़ता है। तो वो परचेस करती हैं तो कुछ ऐसे वेंडर यानी कि हम कहेंगे कि मैन्युफैक्चरर्स हैं जो मदरबोर्ड को बनाते हैं, जिनमें हमने कुछ के नाम जो है यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। जैसे फर्स्ट में हम देखते हैं कि क्वांटा हो गया, ये भी हमारे मदरबोर्ड को मैन्युफैक्चर करता है। ये डेल HP यानी कि जितने भी लैपटॉप होते हैं लगभग मोस्टली सभी के लिए हमारा जो है बोर्ड को मैन्युफैक्चर करके देता है। इसी तरह से कॉम्पल हो गया, विस्ट्रॉन हो गया, LCFC हो गया या फॉक्सकॉन हो गया, ये और इन्वेंटेक, ये सारे क्या है हमारे वेंडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो अगर हम स्कीमेटिक को हमें रीड करना है तो सबसे पहले हमें उसकी लैंग्वेज समझनी होगी, उसके जो लेटर्स होते हैं उनको समझना होगा, किस चीज को कैसे डिनोट किया गया उस चीज को समझना होगा। तो अलग अलग वेंडर्स में क्या होता है वो अलग अलग सिंबल्स का यूज करते हैं। तो हमें ये चीज देखनी होगी कि सबसे पहले तो हमारे जो मदरबोर्ड है उसका वेंडर कौन सा है। क्वांटा है, कॉम्पल है, विस्ट्रॉन है, LCFC है, फॉक्सकॉन है या फिर इन्वेंटेक है या फिर किसी कोई अदर हमारा वेंडर है। तो यही सब देखते हुए हम सबसे पहले जितने भी हमारे मदरबोर्ड होते हैं उनका एक तरह से हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट जो होता है वो मोस्टली यही मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो उनको बोर्ड प्रिपेयर करके देते हैं। तो अगर हम मैन्युफैक्चरर्स की लैंग्वेज को समझ जाएंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा स्कीमेटिक्स को रीड करना। फिर वो स्कीमेटिक चाहे आपका फर्स्ट जनरेशन का हो, 11th जनरेशन का हो, 12th जनरेशन का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को आप नोट करें, इसको नोट डाउन करके रखें कि हमारे जो वेंडर्स होते हैं यानी मैन्युफैक्चरर्स हैं मदरबोर्ड को बनाने वाले, वो कौन है। यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि डेल कभी भी मदरबोर्ड को नहीं बनाता है, ना HP बनाता है ना डेल बनाता है। वो क्या करता है, सीधे आउटसोर्स करता है। किससे करता है, इन वेंडर से आउटसोर्स करता है। ठीक है, तो वहां जाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वांटा की लैंग्वेज क्या होती है ना। अगर हमें क्वांटा के स्कीमेटिक को रीड करना है तो उसकी लैंग्वेज क्या होगी। ठीक है, तो हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाते हैं और यहाँ पे आके हम देखेंगे, हमने यहाँ पे एक स्कीमेटिक्स है उसको ओपन कर लेते हैं। तो हमारे पास ये एक स्कीमेटिक है, ये HP का जो हमारा लैपटॉप आता है G4 बोलते हैं जिसको, या R23 बोलते हैं, ये AMD में होता है हमारा। तो ये स्कीमेटिक है और यहाँ पे सबसे नीचे हम देखेंगे तो हमें इसका मैन्युफैक्चरर यानी कि जो वेंडर है वो भी पता चल जाएगा। तो ये किसका प्रोजेक्ट है, ये R23 जो है वो क्वांटा कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर का यानी कि प्रोजेक्ट है। तो हम कह सकते हैं किसका है, मेरा क्वांटा का है। तो स्कीमेटिक को रीड करने से पहले सबसे पहले आप ऊपर वाले पेज को रीड करेंगे। ये जो ऊपर वाला पेज है ये क्या है, बेसिकली ये जो ऊपर वाला पेज होता है ये क्या होता है हमारा, एक तरह से ये ब्लॉक डायग्राम होता है। हमारे लैपटॉप में कौन कौन सा सेक्शन है और वो सेक्शन किससे कनेक्टेड है ना, वो सारा मुझे इस डायग्राम में मिल जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे अगर देखो थोड़ा सा तो आपको थोड़ी सी नॉलेज मिलेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है AMD, क्या लिखा हुआ है, AMD APU। AMD CPU को APU के नाम से देता है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि मेरा क्या है, एक तरह की जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो किसकी इंफॉर्मेशन है हमारी, ये मेरा CPU का इंफॉर्मेशन, ये मेरा क्या है, ये मेरा CPU। ठीक है, CPU की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दे रखी है ना। लाइनो APU 35 mm का है, मतलब इसकी लेंथ और ब्रेथ यानी कि या स्क्वायर में होगा, ये दोनों इसकी देखें तो लेंथ और ब्रेथ क्या है, सेम है। तो 35 mm का यानी कि स्क्वायर शेप में आपको ये मिलेगा। FS1 सॉकेट है 722 पिन UPG, यानी कि ये पिन वाला आपको इस पे प्रोसेसर लगने वाला सॉकेट है। ये इस पे कौन सा प्रोसेसर लगेगा, पिन वाला। और कितने वाट का लगेगा तो TDP में देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 35 वाट। ठीक है, तो ये तो मेरा CPU हो गया। उसके नीचे आते हैं तो नीचे देखते हैं हमारे इसी से देखो एक DP पोर्ट करके कुछ लिखा है और UMI
जैसे हमारा इंटेल का होता तो एफडीआई या डीएमआई बस होती, तो यहाँ पे यूएमआई बस होती है क्योंकि एएमडी का है। तो यहाँ पे लिखा है एएमडी एफसीएच, ये बेसिकली क्या होता है, ये पीसीएच होता है, लेकिन एएमडी क्या करता है, उसका नाम एफसीएच देता है। ठीक है, हडसन M2/M3 और इसका साइज भी नीचे दे रखा है 24.5 mm इंटू 24.5 mm। ठीक है, कितनी पिन का है, यानी कि पिन तो नहीं होंगी इसमें, बॉल्स होंगी, तो ये 656 यानी कि 656 यानी कि 656 पिन होंगी इसमें, बॉल होंगी, और 4.7 वॉट। और इसकी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए सबके जो होते हैं वो पेज की डिटेल दे रखी होती है। यहाँ पे देख रहे हो ना PG610, यानी कि पेज नंबर 6 से लेके 10 तक केवल आपको पीसीएच की इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, सीपीयू की इंफॉर्मेशन के लिए अलग पेज पे जाना होगा। यहाँ पे सब कुछ कनेक्टेड है। इसको देखते हैं तो हमारा जो एपीयू है उससे हमारे यहाँ पे एक ग्राफिक चिप भी मुझे दिख रहा है कि कनेक्टेड है। एएमडी का जैसे ग्राफिक कार्ड जो होता है ना, वो यहाँ पे कनेक्टेड है, लेकिन इस मदरबोर्ड में वो आपको नहीं मिलेगा। ये R23 में ये यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो इसका इस जगह जो होगी वो स्पेस जो होगा वो वैकेंट होगा, यानी कि खाली होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एएमडी का साइनोर XT 23 mm का यहाँ पे एक जो ग्राफिक चिप है वो लगी होती है, जिसको हम ग्राफिक कार्ड भी बोल सकते हैं, जीपीयू भी बोलते हैं, है ना। इसकी डिटेल आपको पेज नंबर 14 से लेके 18 तक मिलेगी। तो यहाँ पे हम पेज वाइज भी हम उस लोकेशन पे जा सकते हैं। देखें तो इसमें हमारी VRAM, जब बात आती है कि हमारा जो जीपीयू लगा होता है तो उसके साथ में एक VRAM भी लगा होता है। VRAM की आपके 2 या 3 या कभी 4 चिप भी आपको रैम चिप देखने को मिलेंगी। तो ये DDR3 का 900 मेगाहर्ट्ज का है। ठीक है, कितने बिट का है, 64 बिट का, और पेज नंबर 19 पे इसकी डिटेल मिलेगी। अगर ये लगा है तो, नहीं लगा है तो डिटेल नहीं मिलेगी, वैकेंट होगा, खाली होगा उस जगह। ठीक है, हम देखें तो HDMI पोर्ट भी हमारा इसी से कनेक्टेड है। पेज नंबर 21 पे डिटेल पूरी है HDMI की आपको मिल जाएगी। इसको बोलते हैं हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस। ठीक है, यहीं पे देखें तो एक हमारा कन्वर्टर लगा हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। 2 कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे स्क्रीन के लेके, एक हमारा EDP होता है और एक होता है LVDS। तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ से तो ये EDP ही देता है, EDP बसेस के थ्रू देता है, लेकिन यहाँ पे कन्वर्टर लगा हुआ है, उसको कन्वर्ट कर देता है LVDS में। ठीक है, और हमें LVDS का डेटा मिलता है। डेटा अगर आपको LVDS की डिटेल चाहिए तो पेज नंबर 20 पे आप जा सकते हो। ठीक है, इसी के साथ में अगर हम इधर देखते हैं तो इसमें इसी से हमारे सीपीयू से देखो क्या क्या कनेक्टेड है। देखो कार्ड रीडर, उसकी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो पेज नंबर 24 पे मिलेगी आपको। लैन का जो आपका पोर्ट होता है, या लैन की चिप से लेकर लैन का जो आपका पोर्ट लगा होता है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। 10 to 100 ये बता रहा है कि मेरा फास्ट ईथरनेट का पोर्ट लगा हुआ है। ठीक है, पेज नंबर 27 पे इसकी डिटेल मिलेगी। ठीक है, VLAN की बात करें तो WLAN यानी कि आपका वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें आपका ब्लूटूथ हो गया, BT का मतलब ब्लूटूथ और कॉम्बो, इसका मतलब हो गया वाईफाई भी इसी में है और ब्लूटूथ भी इसी में है। पेज नंबर 30 पे आपकी इसकी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं, नीचे देखते हैं तो क्या है कि AMD है, हमने बताया था ये आपका क्या है, PCH है। PCH से क्या क्या कनेक्टेड है तो वो चीज को हम देख लेते हैं जरा। तो PCH से हमारा यहाँ पे देखते हो तो VLAN भी कनेक्टेड है। ठीक है, और PCH से यहाँ पे देखो CRT का मतलब जो एक BGA पोर्ट होता है ना हमारे सिस्टम के पीछे लगा होता है, अगर हम उससे कोई CRT स्क्रीन को कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर पोर्ट दिया होता है। तो CRT की यानी कि कैथोड रे ट्यूब वाली जो आपकी डिस्प्ले होती है उसको आप लगा सकते हो। इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी पेज नंबर 22 पे। ठीक है, तो इसी तरह से हम यहाँ पे आते हैं और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और कलेक्ट करते हैं। इसको अगर देखते हैं तो USB पोर्ट भी हमारे इससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो USB पोर्ट, ये USB कौन सा मेरा 2.0 पेज नंबर 26 पे मिलेगा। वेब कैम अगर हम देखें तो पेज नंबर 20 पे इंफॉर्मेशन होगी। ब्लूटूथ सॉफ्ट ब्रिज क्या चीज है देख लेंगे। ठीक है, CRT की इंफॉर्मेशन आपको पेज नंबर 22 पे मिलेगी। हमारे बोर्ड में 2 तरह के SATA पोर्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा हार्ड डिस्क के लिए जिसको बोलते हैं HDD पोर्ट, और एक हमारा होता है ऑड पोर्ट ODD। ठीक है, ये हमारा DVD राइटर के लिए होता है। दोनों की डिटेल अगर आपको जाना है तो पेज नंबर 23 पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसी के साथ इधर आते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारा लिखा है SPI ROM। SPI ROM हमारा क्या होता है, एक तरह से ROM IC, और ROM IC क्या होती है हमारी, जिसके अंदर बायोस होता है हमारा, तो इसको बायोस चिप भी कह सकते हैं। तो बायोस चिप की इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी, SPI ROM। तो ये कौन सी वाली रोम है, हम इसको डायरेक्टली देखते हैं तो ये मेरी PCS से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, PCS से, तो ये मेरा मेन बायोस होगा। ठीक है, उसके साथ देखते हैं तो हमारी एक आयो है, और आयो हमेशा PCS के साथ जो कम्युनिकेशन करती है तो उसके लिए कौन सी बसेस का यूज किया जाता है, LPC। ठीक है, LPC डेटा यानी LPC क्लॉक का यूज
की जाता है। उसी के माध्यम से क्या होता है कि हमारे पीसीएच के साथ में हमारी जो एसआईओ होती है, आईओ होती है, वो कम्युनिकेट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आईओ लगी है यानी कि जो केबीसी लिखी है हमारी यहाँ पे, वो ईएनई कंपनी की KB3930 QF। ठीक है, इसकी डिटेल आपको कहाँ मिलेगी? पेज नंबर 29 पे इसका पूरा सर्किट दे रखा होगा, वहां पे सारी पिन की लेकर डिटेल सब दे रखी होगी। क्या क्या कनेक्टेड होता है हमारी आईओ से, तो यहाँ पे देखते हैं हमारा कीबोर्ड कनेक्टेड होता है, हमारा टच पैड कनेक्टेड होता है, हमारा रोम का करें तो यहाँ पे ईसी बायोस का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये मेन बायोस था हमारा और ये ईसी बायोस होगा। ठीक है, ईसी बायोस होगा, और जो हमारा सिस्टम का फैन होता है वो भी हमारा इसी से कनेक्टेड होता है। ठीक है, दूसरी चीज की बात करें तो हमारे पीसी से और क्या कनेक्टेड होता है, तो यहाँ पे मेरी ये ऑडियो कोडेक आईसी है, ये ऑडियो की आईसी है, जो कहते हैं ना कि साउंड कभी गड़बड़ हो जाता है या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स होती है साउंड के रिलेटेड, तो ये ऑडियो कोडेक आईसी लगी होती है। ऑडियो कोडेक की डिटेल जो होगी वो आपको कहाँ मिलेगी? पेज नंबर 25 पे, आप 25 पेज नंबर पे आप जाएंगे तो मिल जाएगी। ऑडियो कोडेक से आपका स्पीकर कनेक्टेड होगा, माइक भी आपका इसी से कनेक्टेड होगा, और एनालॉग माइक भी आपका इसी से कनेक्टेड होगा। तो ये तो ब्लॉक डायग्राम था हमारा, है ना। ब्लॉक डायग्राम में क्या चीज किससे कनेक्टेड थी। दूसरी चीज यहाँ पे देखें तो हमारा जो सीपीयू है AMD का, उसी से आप DDR3 यहाँ पे देख रहे हो, DDR3 चैनल A और DDR3 चैनल B, यानी कि 2 रैम स्लॉट है। यहाँ पे रैम के 2 स्लॉट है, एसोडिन 1 और एसोडिन 2, ये रैम के स्लॉट होते हैं। मैक्सिमम आप इस पे 4 GB लगा सकते हो, पेज नंबर 12 पे डिटेल है, मैक्सिमम 4 GB लगा सकते हो। एसोडिन 2 की डिटेल आपको पेज नंबर 13 पे मिलेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कई बार लोग इस चीज को नहीं पढ़ते हैं, तो वो 8 GB रैम को इसमें लगा रहे होते हैं, तो वो सपोर्ट नहीं करेगी। आप ये ध्यान रखें, 2 GB मैक्सिमम 4 GB लगने का है तो लग जाएगी, लेकिन काम नहीं करेगी। करेगी तो प्रॉपर नहीं करेगी काम, अगर कर भी लिया प्रॉपर नहीं करेगी, क्योंकि इसकी मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो इसीलिए डिजाइन करी गई है कि वो 4 GB रैम तक ही सपोर्टेबल है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा आते हैं अब इस साइड, देखो क्या है इसी ब्लॉक डायग्राम में। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ये वोल्टेज का सीक्वेंस दिया है, कौन कौन सा वोल्टेज इसमें बनेगा, यानी कि एक तरह से पावर सप्लाई का पूरा सीक्वेंस आपको यहाँ पे मिलेगा। उसकी पेज डिटेल भी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो स्टैक अप देखें, टॉप यानी कि कितनी लेयर में मदरबोर्ड जो है उसके ऊपर सर्किट्स की कितनी लेयर है। हमें तो बेसिकली कौन सी लेयर दिखती है? केवल 2 लेयर दिखती है, एक ऊपर का दिखता है, एक नीचे का दिखता है, लेकिन उसके बीच में भी कई सारी लेयर्स होती हैं। तो कितनी लेयर्स होती है? एक लेयर आपकी क्या होती है? एक लेयर में आपका होता है टॉप। ठीक है, एक लेयर में आपका होता है आपको टॉप होता है, फिर एक लेयर आपकी ग्राउंड की होती है पूरी, एक इन 1 होती है, एक इन 2 होती है, एक BCC और एक V होती है। स्टैक अब क्या चीज है इसको हम देख लेंगे, शायद मेरे ख्याल से शायद हो सकता है कि ये लेयर की डिटेल ना हो सकता है वोल्टेज की डिटेल्स हो, पिन की डिटेल्स हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लेयर की डिटेल्स हमें दी है कि मदरबोर्ड हमारा कितनी लेयर में बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है +3 वोल्ट +5 वोल्ट, पेज नंबर 31, यानी कि जो 3 वोल्ट और 5 वोल्ट बनेगा उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी? पेज नंबर 31 पे। कह सकते हैं कि मेरी स्टेप डाउन की सारी डिटेल मुझे लगभग मोस्टली यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद में देखो यहाँ पे प्लस का 1.1 वोल्ट है ना, ये आपका ऑलवेज हो गया, प्लस का 1.1 वोल्ट BS5, यहाँ पे BS वोल्टेज हो गया, यानी कि ये कन्वर्जन के बाद का वोल्टेज हो गया। ठीक है, तो ये कन्वर्जन वोल्टेज है, इसकी डिटेल आपको कहाँ मिलेगी? पेज नंबर 32 पे आपको इसकी डिटेल मिलेगी। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो प्लस का 1.2 वोल्ट देख रहे हो यहाँ पे, और प्लस का 2.5 वोल्ट, ये इसी बोर्ड में बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जो R23 बोर्ड है इसमें आपको ये वोल्टेज मिलेंगे। बाकी मैंने कई जगह देखा है कि चाहे डेल का बोर्ड है या HP का है तो ये वाले वोल्टेज वहां पे मेंशन नहीं है, ये AMD में ही है। किसमें? ये AMD में मेंशन किया गया। BCC कोर जो हमारा CPU का कोर वोल्टेज होता है उसकी सारी डिटेल और सारी इंफॉर्मेशन आपको पेज नंबर यहाँ पे आप देखोगे 34 पे आपको मिल जाएगी। यानी BCC कोर में आपकी कोई प्रॉब्लम्स है तो उसके सर्किट्स को आप यहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो एक ये और भी चीज है, यहाँ पे देख रहे हो आप पेज नंबर 35 पे। इसी तरह से वोल्टेज देखें तो 1.5 वोल्ट सस है ना, सस कब बनता है पता है? जब ससन सिग्नल आता है आगे देती। ठीक है, तो 1.0 वोल्ट VGA का हो गया, 1.8 वोल्ट ये ऑलवेज वोल्टेज होता है, लगभग मोस्टली बोर्ड में बनता है। VGA कोर हो गया, ठीक है, 1.5 वोल्ट VGA हो गया, 3 वोल्ट VGA हो गया, ये पेज नंबर 37 पे जाके आप चेक करो। ठीक है, चार्जर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, आप अडेप्टर लगाते हो, डिस्चार्जर मतलब बैटरी से लेके, तो ये पेज नंबर 38 और पेज नंबर 39 पे आपको ये चीजें मिल जाएंगी।
ओके, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ब्लॉक डायग्राम जो है उसको हम कैसे रीड करते हैं। अब सीधे हम सर्च करते हैं। हम क्या करते हैं, हम सीधे सर्च करते हैं। तो हमारे लैपटॉप में सबसे पहले हम क्या करते हैं, अडेप्टर को लगाते हैं, तो उसको इनपुट वोल्टेज देते हैं। तो इनपुट वोल्टेज वो जाता किस में है, तो उसके बोल्ट इन सेक्शन में जाता है। तो बोल्ट इन सेक्शन को हम कैसे सर्च करेंगे, तो हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता क्या है कि मेरे पास अगर नंबर दे रखा होता पेज का तो मैं पेज से ढूंढ लेता। तो पेज नंबर देखें यहाँ पे, तो पेज नंबर 38 दे रखा है और पेज नंबर 39। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, है ना। इसके लिए आपके पास एक स्कीमेटिक जिसमें ओपन हो जाए पीडीएफ का कोई भी सॉफ्टवेयर होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे फॉक्सिट रीडर का यूज कर रहा हूँ, आप चाहो तो आप एडब रीडर का यूज कर सकते हो। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे, तो ये आपके सिस्टम में होना चाहिए। तो यहाँ पे चलिए पेज नंबर मैं यहाँ से सर्च करता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे आप पार्ट्स को चेक कर सकते हो, कंपोनेंट्स को, पेज को आपको यहाँ चेक करना है, तो इसीलिए वो शायद वहां पे नहीं दे रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, डालते हैं 38। जैसे में 38 डालेंगे, इसको एंटर करेंगे तो मुझे उसी पेज पे इसने पहुंचा दिया। अब यहाँ पे ये मुझे सर्किट मिला 38 पे, ठीक है, ये सर्किट मिला मुझे 38 पे। इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, ठीक है, इसको जूम कर लिया, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर लिया। अब इस सर्किट में देखो, ये मेरा क्या है, इसका पावर कनेक्टर है, जहां पे हम अडेप्टर को लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो ये कुल मिला के 8 पिन का एक कनेक्टर होगा, है ना। मोस्टली 8 पिन का ये कनेक्टर होता है इस बोर्ड में। तो इसकी जो 5 नंबर और 6 नंबर पिन होती है वो ग्राउंड होती है, ठीक है। पिन नंबर 1 और 2 है वो आपकी एलईडी के लिए होती है। एक में आपकी चार्जिंग एलईडी के लिए होती है और दूसरी आपकी जब एडेप्टर लगाते हैं तो एडेप्टर की एलईडी के लिए होती है। दो आपको एलईडी यहाँ पे मिलती है। उसकी कनेक्टिविटी आपकी पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 से होती है। 4 नंबर इसका ग्राउंड है, ठीक है। उसके बाद देखें तो ये आईडी की पिन है, अडेप्टर आईडी। अडेप्टर आईडी की पिन नंबर क्या है आपकी 3 है। तो अडेप्टर आईडी को अगर आपको चेक करना है तो आप पिन नंबर जो 3 है इससे ट्रेस कर सकते हो। हमारा मोस्टली क्या होता है कि हम चेक करते हैं वोल्टेज को, सिग्नल्स को इतना नहीं गौर करते हैं स्टार्टिंग में हम, लेकिन वोल्टेज को चेक करते हैं। तो वोल्टेज हमें किस पिन पे मिलेगा, आपको 7 नंबर और 8 नंबर पे, ठीक है। 7 नंबर 8 नंबर पे मिलेगा। यहां पे देखें तो फिर ये कहां जा रहा है हमारा, ये कहां जा रहा है हमारा, 2 क्वाइल्स लगी हुई है। अब यहाँ पे देखिएगा क्वाइल का जो नंबर है वो इसका PL9 है और इसका PL7 है। यानी कि जो हम वोल्टेज यहाँ पे देंगे, कितना देते हैं, मोस्टली 19 वोल्ट का कॉन्सेप्ट होता है। तो अडेप्टर से जो 19 वोल्ट आता है वो यहाँ से पास होता हुआ इधर जाएगा। इधर ना जाने का कारण ये, अगर ये लो हो जाए यानी कि कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए तो हो सकता है वोल्टेज ग्राउंड हो जाए और शॉर्टिंग आए तो भी यहाँ नहीं जाएगा, वरना यहाँ से पास होगा, ठीक है। तो वो वोल्टेज यहाँ आएगा। वोल्टेज जब यहाँ आएगा तो यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे एक मॉसफेट लगा हुआ है, ठीक है। ये मॉसफेट लगा हुआ है जिसका नंबर लिखा है PQ24, ठीक है, PQ24 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करिए कि यहां से 19 वोल्ट आया, ठीक है। कितना वोल्ट आया, 19 वोल्ट आया। और वो दोनों क्वाइल को क्रॉस करता हुआ सीधे किस पे जाएगा, मॉसफेट जाएगा। ये मॉसफेट के ड्रेन पे आता है। और ये जो देख रहे हैं, ये मॉसफेट जो आप देख रहे हो ना, ये कौन सा मॉसफेट है हमारा, पी चैनल का मॉसफेट है। तो ड्रेन पे आएगा तो जाहिर सी बात है सोर्स पे तो आउट हो ही जाएगा, क्योंकि डायोड मोड पे आउट हो जाएगा। कुछ लीकेज होगा, 0.4 0.5 का लीकेज होगा, आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जितना वोल्टेज आपने अडेप्टर पे दिया था सेम वैलिड वोल्टेज आपका इधर आना चाहिए। उसके लिए इसके गेट का इनेबल होना बहुत जरूरी है। तो इसका गेट कैसे इनेबल होगा, तो पी चैनल का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया भी है कि वोल्टेज डिवाइडर का अधिकतर कॉन्सेप्ट होता है, आधा या आधे से कम वोल्टेज इसको दे दो, ये काम कर जाता है। यानी कि वोल्टेज को यहां से यहां स्विच करा दो, ठीक है। यहाँ पे PD9 डायोड लगा हुआ है, प्रोटेक्शन डायोड बोल सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद यही सेम वोल्टेज हमारा एक और मॉसफेट है यहाँ पे, ये N चैनल का मॉसफेट है PQ48, उस पे जाएगा। तो N चैनल की किस पे जाता है, ड्रेन पे जाता है, N चैनल के ड्रेन पे जाता है। जब तक इसका गेट ट्रिगर नहीं करेगा तब तक ये वोल्टेज यहां से स्विच होकर इधर नहीं जाएगा। तो N चैनल का कॉन्सेप्ट है तो वोल्टेज तो ज्यादा चाहिए, है ना। तो 26 या 28 वोल्ट चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा यहाँ से एक ड्राइवर IC से 28 वोल्ट आता है, वो रजिस्टर से होता हुआ सीधे यहाँ पे आएगा। जब ये वोल्टेज इसको मिलेगा, कितना वोल्टेज मिलेगा इसको, 28 वोल्ट। 28 वोल्ट जब इसको मिलेगा, ठीक है, 28 वोल्ट इसको मिलेगा तो ये क्या करेगा, 19 वोल्ट को इधर से इधर पास करा देगा। तो हमारा जो टेस्टिंग का कॉमन पॉइंट होता है वो हमारा होता है CLR, इसको पावर SRC भी बोल सकते हो। और यहाँ पे आपको चेक करना होता है पूरा का पूरा 19 वोल्ट, यानी कि 19 वोल्ट आपको यहाँ पे चेक करना होता है।
19 हो या कुछ और हो, जो वोल्टेज आपने एडेप्टर का दिया है सेम वोल्टेज यहां मिलना चाहिए। और गेट वाइसिंग दोनों मॉसफेट की प्रॉपर होनी चाहिए। अगर गेट वाइसिंग मिसिंग है आपकी बैटरी चार्जिंग का इशू आ जाएगा। अगर ये शॉर्ट हो जाता है ना तो वोल्टेज तो 19 वोल्ट पास कर देगा, लेकिन प्रॉब्लम किसकी आएगी, आपकी बैटरी चार्जिंग के सेक्शन में प्रॉब्लम आएगी, बैटरी चार्ज नहीं होगी या बैटरी कभी चार्ज हो जाएगी, कई सारी प्रॉब्लम बैटरी को लेके। ठीक है, तो ये काम करना जरूरी है। अब हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे स्कीमेटिक को रीड करना समझ रहे थे, तो इस स्कीमेटिक को रीड करने के लिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर मुझे ये ढूंढना है, ठीक है, मुझे ये ढूंढना है कि ये मेरा कहां से आया, तो मैं इसको कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करूंगा। जब मैं इसको पेस्ट करूंगा तो मुझे ये उसी जगह पे ले जाएगा, उसी लोकेशन पे ले जाएगा, ये जहां से भी आ रहा होगा। ठीक है, मैं एक बार और करता हूँ, एक बार और करता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये मुझे कहीं ना कहीं ले आया। ठीक है, तो एक बार और करता हूँ ऐसे। तो यहाँ पे इसने दिखाया कि मुझे BS28 है ना, पिन नंबर 17। एक आईसी है जो हमारे मदरबोर्ड में लगी होती है, PU2। ये PU2 आईसी है, यहाँ पे शायद इसका नाम भी दे रखा होता है, ये PU2 लिखा भी है यहाँ पे। तो ये आईसी क्या काम करती है, मोस्टली हाई वोल्टेज बनाने का काम करती है और कई सर्किट्स को ड्राइव करने का भी काम करती है ना। आजकल जो लेटेस्ट जनरेशन के मदरबोर्ड में उनमें तो आपको जो एसी ड्राइव का कॉन्सेप्ट है वो तो आपको चार्जिंग आईसी में ही मिल जाएगा, लेकिन जो पुराने बोर्ड्स हैं, जैसे कुछ हमने एक दो बोर्ड देखे हैं HP के, उसमें ड्राइवर आईसी दिया हुआ होता है। वो 28 वोल्ट जो आपके सेकंड मॉसफेट होता है एन चैनल का, उसको ड्राइव करने के लिए, उसके गेट को ट्रिगर कराने के लिए यहीं से जाता है। बाकी जितने भी आपके BS वोल्टेज बनते हैं, तो लोड स्विच के लिए इनेबल का भी काम करता है ना। बहुत से बोर्ड में क्या होता है, 15 वोल्ट या 12 वोल्ट ऑलवेज का कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे ये ड्राइवर आईसी से ही जाता है। ठीक है, तो ये इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे सर्किट्स को आपको ढूंढने के लिए सबसे पहले साइज का भी पता लगाना होता है कि आपका रजिस्टर है या कंपोनेंट्स है वो किस साइज का है। ठीक है, तो कभी भी किसी भी स्कीमेटिक को आप रीड कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको नीचे से ही आप चेक करना शुरू करो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये मॉसफेट का सिंबल यहाँ पे ऐसा दे रखा होगा, ये डिजिटल ट्रांजिस्टर है, इसका सिग्नल आपको ऐसा मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें आपको इस बोर्ड में मिलेंगी, आप आसानी से सर्च कर सकते हो। बस इसकी एक छोटी सी एक लैंग्वेज होती है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे आपने देखा कि ये स्टार लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था, स्टार। क्वांटा के मदरबोर्ड में जो स्टार की भाषा यानी कि लैंग्वेज ये होती है कि वो कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, क्वांटा में प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, ये कंपोनेंट का साइज भी बताता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कंपोनेंट का साइज है, लिखा होगा तो मैं भी आपको दिखाता हूँ, साइज भी कंपोनेंट के यहाँ पे लिखे रहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे शायद कुछ ये दिया, ये 2, 6 यानी कुछ छोटे साइज होते हैं, कुछ बड़े साइज होते हैं, इसके बारे में आपको नोट करा दूंगा, ये आप नोट कर लेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखते हो, तो ये मेरा क्या है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये मेरा BCC कोर का सर्किट है। ठीक है, तो BCC कोर के लिए 2 रेगुलेटर्स का यूज किया जाता है, ये मेरी कोर की आईसी है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, आप आसानी से, जैसे मुझे कोई कंपोनेंट सर्च करना है, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा जो ये सिग्नल है, ये मेन ऑन का, ये कहां से आया है मेरा सिग्नल, तो मैं इस सिग्नल को चेक करना चाहता हूं, या मैं अपनी आयो पे जाना चाहता हूं, तो मेरे सारे सिग्नल्स को मैं यहाँ से करता हूँ इसको। ठीक है, ये मेन ऑन को मैंने कॉपी किया, आसानी से आपको उसी लोकेशन पे पहुंचाएगा। ये पेस्ट किया, मेन ऑन पे आए, एक बार क्लिक किया, एक बार और क्लिक किया, एक बार और क्लिक किया, है ना। तो ये सिग्नल कहाँ से जनरेट होता है ये मुझे पता चलेगा। ये सिग्नल जो है यहाँ पर भी आया है। ठीक है, तो कहाँ से आया इस चीज को हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये मेन ऑन का सिग्नल कौन देता है, हमारा IOIC देती है। ये चीज आप ध्यान रखें। ठीक है, कब देती है, जब सस्बी आता है। जब सस्सी आएगा तो क्या मिलेगा, ससॉन, सस्बी आएगा तो मिलेगा मेन ऑन। ठीक है, ये केवल किसके बोर्ड में है, केवल ये क्वांटा के मदरबोर्ड में है। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर स्टार लगा हुआ है तो वो कंपोनेंट आपको प्रेजेंट नहीं मिलेगा, उसकी जगह पे वैकेंसी होगी, वो खाली होगा। ठीक है, तो इतना काफी है। बाकी कॉम्पल की लैंग्वेज को देखेंगे, कॉम्पल की क्या लैंग्वेज होती है, तो उसके लिए नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है।